दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली मैं आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार करंट अफेयर्स का 7 अप्रैल 2023 का सारा वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इसमें आप लोग दोस्तों 7 अप्रैल 2023 के लगभग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन संबंधी कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है? तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन संबंधी 715 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, ये जो 715 करोड़ की जो योजनाएं हैं, इसमें दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2050 तक जो बिहार की जो है जो जो भूजल क्षमता है वो घट जाएगी। ठीक है, मात्र 635 घन मीटर भूजल क्षमता ही लोगों के लिए बचेगी। तो सरकार ने जल संचय के लिए जो है एक जो योजनाएं बनाई है उसी के लिए 715 करोड़ रुपए नीतीश कुमार ने रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु जल संसाधन संबंधी 715 करोड़ की 628 सतही सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत कर 24 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य था, जिसमें से 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 2019 में शुरू की गई जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 4 सालों में 72 लाख पौधे लगाए गए हैं। बिहार का हरित आवरण अब 15% है। मुख्यमंत्री ने इसे 17% पर ले जाने का लक्ष्य रखा है, बिहार के हरित आवरण को। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने दोस्तों मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में 23 एकड़ में 152 करोड़ की लागत से जिले की पहली इथेनॉल प्लांट शुरू की है। इस प्लांट से प्रतिदिन 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन के साथ साथ 3 मेगावाट बिजली भी बनेगी। मुख्यमंत्री मोतीपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बैग क्लस्टर में भी जीविका दीदियों के पालना घर तथा दीदी के रसोई का उद्घाटन उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जीविका दीदियों की संख्या लगभग 1.30 करोड़ हो गई है। दोस्तों इसमें 130 करोड़ लिखा गया है गलती से, 1.30 करोड़ हो गई है जीविका दीदियों की संख्या। ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कब तक हर खेत सिंचाई का पानी का उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? देखिए दोस्तों, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी जो है 2025 तक उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास अन्य मंत्रिमंडल के भी प्रभार हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग का भी प्रभार इनके पास है। ये पथ निर्माण मंत्री भी हैं। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे कितने बच्चे अभी मध्याह्न भोजन योजना में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, ये अच्छी रिपोर्ट है। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखिए 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत अभी भी बिहार के 1 से 8 तक क्लास के 61 लाख ऐसे बच्चे हैं जो मध्याह्न भोजन योजना में शामिल नहीं है। बिहार के स्कूलों में 1 से 8 तक की क्लास में पढ़ रहे 1 करोड़ 79 लाख 71 हजार 446 बच्चों में से केवल 1 करोड़ 18 लाख 20 हजार 501 बच्चों को ही मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल रहा है। लगभग 61 लाख बच्चे अभी भी मध्याह्न भोजन योजना से दूर हैं। मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, बिहार सरकार के भी शिक्षा मंत्री वर्तमान में प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। बिहार सरकार किस तारीख से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य पुस्तक बांटने के लिए पूरे प्रदेश में पुस्तकोत्सव मनाएगा? तो देखिए दोस्तों, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिहार के जितने भी विद्यालय हैं उनको उन विद्यालयों में दोस्तों सरकारी पुस्तक का वितरण किया जाएगा। सरकार इसको पुस्तकोत्सव के रूप में मनाएगी 11 अप्रैल से पूरे राज्य भर में दोस्तों। ठीक है, बिहार सरकार 11 अप्रैल से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य पुस्तक बांटने के लिए पूरे प्रदेश में पुस्तकोत्सव मनाएगा। इसके तहत 1ली से 8वीं के बच्चों के बीच किताबें बांटी जाएगी।
बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन बन गई? देखिए दोस्तों, बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी 2, जदयू 2 और जन सुराज समर्थित जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसकी 1 सीटें जीत ली है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन गई है। बिहार विधान परिषद के हुए 5 सीटों के चुनाव में बीजेपी 2, जदयू 2 और जन सुराज समर्थन प्राप्त उम्मीदवार 1 जीतने के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी विधान परिषद में बन गई है। विधान परिषद में भाजपा 24 सीटें जीती है उसने। जदयू 23 सीटों पर है और राजद 13 सीटों विधानसभा में विधान परिषद में है। विधानसभा राज्य का उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 40 से अधिक विधानसभा सदस्यों की 1/3 होती है। 7 फरवरी 1921 को असम में विधान परिषद आई थी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति वाल्टर मोडे थे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। एक तय सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें चुने जाने वाले सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले हर्ष पंडित जो 16 वर्ष के हैं ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड व लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने हेतु 6000 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने लगाई है? तो दोस्तों ये भागलपुर के रहने वाले हर्ष पंडित, इन्होंने भागलपुर के रहने वाले हर्ष पंडित ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए ये दौड़ लगाई है। भागलपुर प्रमंडल के साथ साथ एक जिला भी है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। पाल वंश के शासक थे ये। प्राचीन काल में भागलपुर अंग प्रदेश के अंतर्गत आता था। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे, जिसमें बिहार में 3 महाजनपद थे, वैशाली, अंग और दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है। भागलपुर की सिल्क की साड़ियाँ विश्व विख्यात है। यहाँ रेशम से सिल्क साड़ियाँ निकाली जाती हैं, बनाई जाती है। बिहार सरकार ने बांस पौधारोपण योजना के तहत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों का चयन किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने बांस की पैदावार को बढ़ाने के लिए 6 जिलों का चयन किया है। बिहार सरकार ने बांस पौधारोपण के तहत किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, गोपालगंज जिला का चयन किया है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023 में कितने आभा कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए दोस्तों, 20 लाख आभा कार्ड जो है वर्ष 2023 में बिहार सरकार बनाएगी अपने यहाँ के नागरिकों का। आभा कार्ड बनने से अब नागरिकों की सभी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल माध्यम से सेव रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी कागज लेके जाना नहीं रहेगा। इस जानकारी को व्यक्ति जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स इस जानकारी को संबंधित मरीज या व्यक्ति की सहमति से देख सकता है। आभा कार्ड बनाने पर हर व्यक्ति को एक 14 अंकों का आईडी नंबर मिलेगा। यह एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। यह एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट कार्ड है। आयुष्मान कार्ड केवल गरीब वर्ग के लिए बनता है, जबकि आभा कार्ड हर भारतीय इस कार्ड को बनवा सकता है। बिहार में कहां स्थित बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी लगातार दूसरी बार दी गई है? तो देखिए दोस्तों, राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी मिली है। राजगीर बिहार पुलिस अकादमी की शुरुआत 2018 में हुई थी। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगिरी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर का बहुत सारा नाम है। बसुमतीपुर, बृहदत्तपुर, गिरिब्रज और कुशग्रपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। राजगिर को आजकल राजगीर के नाम से जाना जाता है। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ी और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। यह पर्यटनों के लिए बहुत लोकप्रिय जगह है। यह हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत बहुत प्राचीन संबंध है। बुद्ध ने न केवल कई वर्षों तक यहाँ ठहरे थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी यहाँ की धरती पर दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को यहीं लिपिबद्ध किया गया है और पहली बौद्ध संगीति राजगिर में हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है। फेको विधि के माध्यम से आंखों की सर्जरी या ऑपरेशन करने वाला बिहार का पहला सदर अस्पताल कौन बना है? देखिए दोस्तों, फेको विधि एक नया एक विधि है जिसके तहत आंखों की सर्जरी और ऑपरेशन करने वाला बिहार का पहला सदर अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जो पटना सिटी में है वो बना है दोस्तों।
बिहार निबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार किस जिले ने सबसे अधिक निबंधन का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये सारण जिला है, जिसने लक्ष्य से 144% अधिक निबंधन किया है। वर्ष 2023-24 में निबंधन विभाग ने 6,583 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। सबसे अधिक निबंधन सारण में लक्ष्य से 144% अधिक, जबकि सबसे अधिक राजस्व पटना ने हासिल किया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। बिहार के किस जिले में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा? तो देखिए भागलपुर जिले में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा। भागलपुर जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक के 5 एकड़ जमीन पर आपदा प्रबंधन विभाग का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। छात्रों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है लखनऊ यूपी का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के नाम यह रिकॉर्ड छात्रों की संख्या के लिहाज से दिया गया है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ स्कूल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यहाँ अभी 58,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इसके लिए 4500 के करीब स्टाफ और टीचर हैं और स्कूल के शहर भर में 20 कैंपस हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में सीबीआई ने किस एनजीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया जो एनजीओ है उसके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया पर विदेशी अंशदान संशोधन अधिनियम 2020 का उल्लंघन का आरोप है। ऑक्सफैम ने इस एफसीआरए कानून लागू होने के बाद भी विदेशों से चंदा लेकर विभिन्न संस्थाओं को पैसा ट्रांसफर कर रहा था, जबकि इस पर एफसीआरए द्वारा रोक लगा दिया गया था। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी में इसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल हैं। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है? तो देखिए दोस्तों, जगन्नाथ महतो जो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे उनका निधन हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया? तो सुशील कुमार रिंकू को आम आदमी पार्टी ने जालंधर में अपना उम्मीदवार बनाया है। ठीक है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं। ठीक है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के नायाब सजर पत्थर को जीआई टैग मिला है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित नायाब सजर पत्थर को जीआई टैग मिला है। बांदा की जीवनदायिनी नदी कीन में पाए जाने वाले सजर पत्थर को जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर के गुड़, हाथरस का हींग, अलीगढ़ का ताला, बिजनौर के नगीना का वुड और क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। भारत सरकार ने सट्टेबाजी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये न्यूज है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अनाथों के लिए कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए दोस्तों, अनाथों के लिए कानून लाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश जिसने गाय पर उपकर लगाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में 1.30 लाख भर्तियों का ऐलान किया है। इसमें पूर्व अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर सीआरपीएफ ने भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। इसने दोस्तों 1.30 लाख भर्तियों का ऐलान किया है और इसमें पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं अभी। गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो गुजरात टाइटंस ने केन विलियमसन की जगह दासुन सनुका जो श्रीलंका खिलाड़ी है उसको शामिल किया है। गुजरात टाइटंस की टीम ने चोटिल खिलाड़ी केन विलियमसन के स्थान पर श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन सनाका को टीम में शामिल किया है। श्रीलंका की T20 टीम के कप्तान सनाका इस समय अच्छी फॉर्म में है। सनाका के पास 87 T20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है। साथ ही साथ वह अब तक 188 T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 141 की स्ट्राइक से 3702 रन बनाए हैं। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर भी आईपीएल की सीजन से बाहर हो गए हैं। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देखिए, G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रमों का चौथा और अंतिम चरण है। B20 कॉन्फ्रेंस का थीम कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी का अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए दोस्तों, एलन मस्क को पछाड़ते हुए बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली ने फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में पहले पायदान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली अब दुनिया में सबसे अमीर हो गए हैं। मस्क की संपत्ति पिछले साल की तुलना में 39 बिलियन कम हुई है। मस्क की कुल संपत्ति 180 बिलियन है। इस लिस्ट में जेफ बोसेज तीसरे, लैरी एलिसन चौथे स्थान पर हैं। भारत के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। हाल ही में मेरीलाबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मेरीलाबोन क्रिकेट क्लब ने 5 भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। इसमें भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, युवराज सिंह शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के 12 क्रिकेटरों को भी MCC की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। MCC लंदन में स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के पदभार जो है कलिकेश नारायण सिंह देव को बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघों के अध्यक्ष राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार 12 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते, जिस कारण रनिंदर सिंह अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद कलिकेश नारायण सिंह देव ने यह पद संभाला है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? तो रिचर्ड वर्मा है जो दोस्तों, वो भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने अमेरिकी विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का पद संभाल लिया है। वह विदेश विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2016 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था। इसके बाद वह मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख बने थे। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो दोस्तों, पेरू को फीफा ने पेरू को पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया है। इसके पीछे तैयारियों का हवाला दिया गया है। अभी तक नए मेजबान देश का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट 10 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाना है, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। प्रमुख नदी अमेजन और मुद्रा न्यूओ सोल है। यहाँ 3 तरह की जलवायु पाई जाती है। एंडीज में सर्द, तटवर्ती मैदानों में खुश्क सुहानी और वर्षा वाले जंगलों में गर्म और उमस वाली। यह देश इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। पेरू की भाषा स्पेनिश और क्वेसुका है तथा 10% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। प्रमुख उद्योग मछली और खनन है। यह सभी प्रकार की धातुओं का प्रमुख खनिज भंडार है तथा अनाज, फल और कोको की खेती होती है। पर्यटन उद्योग भी यहाँ की आय का एक प्रमुख साधन है। पेरू को पहली बार महिला राष्ट्रपति मिली है, 2022 में मिली थी, जिनका नाम डीना बलुआटे है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन महासंघ का फ्रांसीसी नाम है। एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का फ्रांसीसी नाम, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संगठन और आयोजन, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप के लिए जिम्मेदार है। इसका आयोजन 1930 से फीफा कर रहा है। फीफा के 211 सदस्य संघ हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से 18 अधिक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ज्यादा हैं। हालांकि यह संख्या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन से 4 सदस्य कम है। आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। रेपो रेट क्या है दोस्तों, आप लोग जान लीजिए। वह दर जिस पर आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई बैंकों को जो पैसा उधार देता है उसको रेपो रेट बोला गया। जिस दर पर, और जबकि रिवर्स रेपो दर ऐसी दर है जिस पर कमर्शियल बैंक के आरबीआई को अपने पास बचे हुए अधिक धन को जमा करते हैं और ब्याज दर अर्जित करते हैं।
आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, अंग्रेजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे वरिष्ठ बैंक कर्मी होते हैं। 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान नवनियुक्त पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के वर्तमान सचिव शक्तिकांत दास बनाए गए हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। वो रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने हैं। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दोस्तों देख लीजिए, हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया है, यूएसए का, ठीक है। और भारत का इसमें 9वें स्थान पर शामिल किया गया है। टॉप 10 व्यस्तम में कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत 9वें स्थान पर इसमें शामिल है, ठीक है। देख लीजिए 10, इसमें देखिए टॉप 4 में यूएसए के ही 4 एयरपोर्ट हैं व्यस्तम हवाई अड्डों में। पहला हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया है, दूसरा डलास फोर्ट वर्थ टेक्सास है, फिर डेनवर का कोलोराडो है, शिकागो ओहेरे इलोनीस है, ठीक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5वां व्यस्तम हवाई अड्डा है, ठीक है। तुर्की का इस्तांबुल 7वें नंबर पे है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया 6वें नंबर पे है, हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन यूनाइटेड किंगडम 8वें नंबर पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वें नंबर पे। किस बैंक ने डीजी पोर्टफोलियो नामक एक नया निवेश समाधान लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, डीबीएस बैंक इंडिया ने डीजी पोर्टफोलियो नामक एक नया निवेश समाधान लॉन्च किया है, जो निवेशकों के लिए अनुकूलित निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और मानव विशेषज्ञता का उपयोग करता है। इससे इसका डीजी पोर्टफोलियो से म्यूचुअल फंड में निवेश करना तथा शेयर मार्केट में निवेश करना आसान हो जाएगा। देखिए, डीबीएस बैंक की फुल फॉर्म डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड है। यह बैंक लिमिटेड एक सिंगापुर बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जो मरीना बे सिंगापुर में स्थित है। 21 जुलाई 2003 को एक अग्रणी बैंक के रूप में अपनी बदलती स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका वर्तमान नाम पेश किए जाने से पहले संगठन को पहले सिंगापुर लिमिटेड के विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। बैंक की स्थापना 16 जुलाई 1968 को सिंगापुर सरकार द्वारा आर्थिक विकास बोर्ड से वाणिज्यिक वित्त पोषण की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में स्थानीय उत्पादों के लिए, ठीक है ना, अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई टैग में सबसे आगे कौन है? देखिए दोस्तों, 2023 में 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जीआई टैग केरल राज्य के उत्पादों को मिला है। 2022 की बात की जाए 2022 फाइनेंशियल ईयर में तो उत्तर प्रदेश उसमें आ गया था, लेकिन 2023 में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में केरल के उत्पादों को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है। केरल के कई उत्पादों को जीआई टैग के साथ मान्यता है, जिसमें अट्टापड्डी अटकोम्बू अवारा बीन्स है जिसका नाम है, अट्टापड्डी थुआरा लाल चना जिसको बोलते हैं, अन्ना टुकरा एलू तिल को, कंथलूर वट्टावदा एलुथुलू लहसुन को तथा स्नैप तरबूज को शामिल हैं। केरल के 6 उत्पादों के अलावा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई मान्यता के लिए बिहार से मिथिला मखाना को भी और महाराष्ट्र अलीबाग सफेद प्याज का भी चयन किया है। तेलंगाना से तंदूर रेड गरा मटर की स्थानीय किस्में, लद्दाख से लद्दाख रक्त से कारपो खुबानी, असम से गामोसा हस्तशिल्प को जीआई मान्यता के लिए चुना गया है। यह भौगोलिक संकेतक का संक्षिप्त रूप है और यह किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की एक विशिष्ट पहचान होती है। टैग कुछ उत्पादों या संकेतों के नाम पर दिया जाता है जो उस क्षेत्र की विशिष्टता का प्रतीक होता है। जब किसी विशेष उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद पारंपरिक तरीकों से बना है, इसमें विशेष गुण है। भौगोलिक संकेत 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, स्प्रिट पेय और औद्योगिक उत्पादों से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया मनोरंजन जन जागरूकता के क्षेत्र में किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय अमेजन के साथ साझेदारी हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 अप्रैल को मीडिया मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया के बीच साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और सत्यजीत रे फिल्म और भारतीय टेलीविजन संस्थान में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, मास्टर क्लास के माध्यम से उद्योग अकादमिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी। इस साझेदारी से भारत के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों से निकलने वाले प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए संघर्ष की अवधि कम करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय और अमेजन की भी साझेदारी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा होंगे। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका सिएटल संयुक्त राज्य में है, ठीक है। संस्थापक इसके जेफ बेजोस हैं। विश्व व्यापार संगठन ने 5 अप्रैल को 2023 के लिए अपने वैश्विक व्यापार विकास
के दृष्टिकोण को पिछले अक्टूबर के 1% से बढ़ाकर कितना संशोधित कर प्रतिशत किया है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि इस बार जो वैश्विक व्यापार है वो 1% से बढ़कर 1.7% रहेगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नाइजीरिया के डॉक्टर नगोजी ओंकोजा इवेला हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट विश्व व्यापार रिपोर्ट हर साल जारी होती है। भारत ने 4 अप्रैल को इस्लामिक सहयोग संगठन की सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडा की आलोचना की है। देखिए दोस्तों, भारत की कड़ी प्रतिक्रिया तब आई जब इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बयान जारी कर यह कहा कि भारत के कई राज्यों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भारत ने कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच सांप्रदायिक सोच रखने के लिए ओआईसी की आलोचना की थी। इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में देखिए जानिए थोड़ा। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा बहुपक्षीय निकाय है। इसकी स्थापना सितंबर 1969 में मोरक्को में आयोजित प्रथम इस्लामिक शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना है। वर्तमान में इसके 57 सदस्य देश है। ये सभी इस्लामिक देशों या मुस्लिम बहुसंख्यक सदस्य हैं। इसके मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। भारत जिसके पास इंडोनेशिया और पाकिस्तान के पास दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, ओआईसी का सदस्य नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के 2023 की थीम क्या है? देखिए सभी के लिए स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक भी है और इस साल की जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस सभी के लिए स्वास्थ्य है। देखिए डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस अडनोम घेब्रेयेसस हैं। 6 अप्रैल 2023 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की न्यूनतम रैंकिंग जारी की है। किस देश ने 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो अर्जेंटीना ने फीफा की न्यूनतम रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। फीफा रैंकिंग में शीर्ष 5 टीमें अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, बेल्जियम और इंग्लैंड है। ठीक है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज है। राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। 6 अप्रैल 2023 को यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में अलेक्जेंडर सेफरिन को 2027 तक चुना गया है। अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो देखिए दोस्तों 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। आधिकारिक भाषा गुजराती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, रूस से लड़ रहे एक देश यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है, पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। यूक्रेन के बारे में जानिए। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजधानी इसकी कीव है। आधिकारिक भाषा यूक्रेनी है। पोलैंड के बारे में जान लीजिए। राजधानी वार्सा। आधिकारिक भाषा पोलिश है। यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है और यूरोपीय संघ का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का नया अध्यक्ष, सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सुत्सुमु ओटानी को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का नया अध्यक्ष और सीईओ प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह एक जापानी कंपनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल को किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल के मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, असम में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। असम राज्य के बारे में जान लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीटें 14 हैं। राज्यसभा सीटें 7 हैं। राजकीय पशु भारतीय गेंडा है। कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा जो दोस्तों जो हाथी है वो असम में ही पाया जाता है। राजकीय पक्षी सफेद पंख वाला बतख है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का बहुत सारा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। वित्त मंत्रालय ने 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो है ये 4 सदस्यीय समिति का गठन करके पेंशन प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।
देखिए दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित करते हुए बताया है कि वह एनपीएस के तहत संचित कोष को वापस कर दें। तो दोस्तों, यह रहा 7 अप्रैल 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मेरे चैनल को देखते रहिए। आपको अगर दोस्तों बीपीएससी में सफलता पाना है तो जरूर मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।